हाँ जी मेरे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू कर रहे हैं हाइड्रोजन चैप्टर के एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जो जो क्वेश्चन हमारे कोर्स में है बेटा, हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। जो कोर्स का पार्ट नहीं है आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे, पर हम उसको कटवा देंगे। जैसे हम बात करें तो इन टेक्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन टॉपिक जो है वो कट चुका था। ये हम पढ़ लेते हैं इन टेक्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। ये कहता है कि वुड यू एक्सपेक्ट हाइड्राइड नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स देन द हाइड्राइड्स ऑफ देयर सबसीक्वेंट ग्रुप मेंबर्स। तो गिव रीजन कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम या ज्यादा होगा और क्यों होगा, आपको इसका रीजन बताना है। तो आंसर आपको पता ही है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। नाइट्रोजन के नीचे होता है फॉस्फोरस, तो वो क्या बनाता है, फॉस्फीन। ऑक्सीजन के नीचे कौन होता है, सल्फर, तो वो कौन सा हाइड्राइड बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। और फ्लोरीन के नीचे सबसीक्वेंट मेंबर वो कौन होता है, क्लोरीन, और वो क्या बनाता है, HCl। सिंस नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ज्यादा है, इसीलिए इनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा है, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसीक्वेंट मेंबर्स से क्या होगा, ज्यादा होगा। आया बेटा कॉन्सेप्ट समझ में? यस सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड इन टेक्स्ट का, क्या फॉस्फोरस जिसकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 है, वो फॉस्फोरस पेंटाहाइड्राइड बना सकता है? आंसर इज नो। फॉस्फोरस ट्राइहाइड्राइड बना सकता है, पर पेंटाहाइड्राइड नहीं बना सकता। इसका रीजन क्या है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ हैप्पी है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉस्फोरस के साथ वो अनहैप्पी है। इसलिए वो कहेगा कि PH3 बना लो, बस, दैट्स इट। मुझे आगे जाके हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके PH5 में कन्वर्ट नहीं होना है। नेक्स्ट इन टेक्स्ट का क्वेश्चन फोर्थ, कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड पानी के मॉलिक्यूल्स इस सॉल्ट के अंदर होते हैं? एक्चुअली में अगर हम इस सॉल्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो बेटा यहाँ पे एक करेक्शन है, ये 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो मैं इस करेक्शन को अभी साथ साथ में कर ही देता हूं। तो जो आपको क्रिस्टल ऐसा नजर आता है, जिसको हम छोटी क्लासेस में ऐसा लिखते थे, पर एक्चुअली में ये क्रिस्टल्स ऐसे नहीं होते। इनका असली फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। तो आउट ऑफ 5 पानी के मॉलिक्यूल्स, 4 पानी के मॉलिक्यूल्स कॉपर के साथ अटैच्ड होते हैं, और एक पानी का मॉलिक्यूल जो है बेटा वो किस में इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। तो इसका आंसर क्या है, आउट ऑफ 5 पानी के मॉलिक्यूल ओनली एक मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इस्तेमाल होता है। और फिफ्थ इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे कोर्स में नहीं है। किसी को कुछ लिखना है या कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, मैंने ये असाइनमेंट आप सबको व्हाट्सएप कर दी है और बाकियों को मेल पर आ जाएगी। तो आपको सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इसी असाइनमेंट में मिल जाएंगे। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस के बाद
हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। कहते हैं जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। राइट द नेम्स ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड उनका मास क्या होता है, ये भी हमारे कोर्स में नहीं है। व्हाई डज हाइड्रोजन अकर डायटोमिक फॉर्म के अंदर, ये भी कोर्स के अंदर नहीं है। एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन भी कोर्स का पार्ट नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन भी कोर्स का पार्ट नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो भी कोर्स का पार्ट नहीं है। इनफैक्ट सेवेंथ क्वेश्चन जो है वो भी कोर्स का पार्ट नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो कोर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन टॉपिक जो है वो हमारे कोर्स में नहीं है। जो क्वेश्चन हमारे कोर्स का पार्ट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, वो है एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन, एंड मार्क कीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहते हैं आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कौन से होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच कौन से होते हैं? वो हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन जब ग्रुप 13 के एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, जैसे BH3 AlH3, तो इनके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि इनके पास ओवरऑल 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स कहलाते हैं। क्योंकि पूरी शेयरिंग करने के बाद, अगर आपको याद हो, हमने ये पढ़ा था जब हम चैप्टर रिवाइज कर रहे थे, तो पूरी शेयरिंग के बाद बोरॉन के पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। अपने ऑक्टेट को, अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के चक्कर में ये पॉलीमेरिक फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे B2H6 एंड B4H10 AlH3 होल N। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। शेयरिंग के बाद इनके पास आउटरमोस्ट शेल में 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जब ग्रुप 14 के एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो ये हाइड्राइड बनते हैं, जैसे मीथेन, सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड, जर्मेनियम टेट्राहाइड्राइड, टिन टेट्राहाइड्राइड, लेड टेट्राहाइड्राइड। आप सिर्फ ये 2 याद कर लेना, यही बहुत है। इनके पास एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के साथ, इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कहते हैं। इनकी शेप क्या होती है बेटा? टेट्राहेड्रन। तीसरे आते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ग्रुप 15, 16 या फिर 17 ग्रुप के एलिमेंट के साथ कंबाइन कर ले, तो शेयरिंग के बाद सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर भी रह जाते हैं। इन लोन पेयर्स के रहने की वजह से इनको हम इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स कहते हैं, क्योंकि इनके पास मोर देन नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो इनके पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस फॉर्म के अंदर होते हैं बेटा? लोन पेयर की फॉर्म के अंदर। जैसे मैंने अभी नाइट्रोजन का एग्जाम्पल दिया था, अमोनिया का, तो ये देखो बेटा नाइट्रोजन का लोन पेयर आ गया, यहाँ पे आ गया। अगर हम पानी की बात करें तो पानी के अंदर ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं, राइट? कोई चीज कॉपी करनी है तो बेटा कॉपी कर लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन क्या कहता है? कहते क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप एक्सपेक्ट करते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड से विद रिस्पेक्ट टू उनका स्ट्रक्चर और उनकी केमिकल रिएक्टिविटी। अब कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इनको चाहिए होते हैं, लेकिन इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, तभी तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए ये पॉलीमेरिक फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं।
मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं। VH3 ऐसा होता है, दूसरा मॉलिक्यूल BH3 का ऐसा हो गया, और इनके बीच में आप देखिए बॉन्डिंग आ जाती है। तो आप देख सकते हैं ये पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर आ गया, मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए, ठीक है, अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। अब सिंस बेटा इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो बेटा आपको लगता है कि दूसरों के साथ कंबाइन करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। जिनके पास बेटा इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वो हमेशा दूसरों के साथ कंबाइन करेंगे, इसलिए ये नेचर में क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं डायबोरेन, इस मॉलिक्यूल का नाम होता है डायबोरेन, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके B2O3 और साथ में क्या देता है, पानी। डायबोरेन सोडियम हाइड्राइड, ये कौन सा हाइड्राइड्स होते हैं बेटा, सेलाइन हाइड्राइड्स, उनके साथ भी रिएक्ट कर देता है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर टू फॉर्म सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसका नाम क्या होता है बेटा, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, जो हाइड्रोजन सप्लाई कर सकता है, सप्लाई हाइड्रोजन। अच्छा, ये जो हाइड्राइड्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड। और ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं सर किनके साथ, लुईस बेसिस के साथ। जैसे ये दोनों लुईस एसिड हो गए क्योंकि ये डायबोरेन है, और यहाँ पे NMe3, बेटा NMe3 का मतलब होता है ट्राई मिथाइल अमोनिया, मतलब अमोनिया के हाइड्रोजन हटा दो और उसके बदले 3 मिथाइल लगा दो। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं ट्राई मिथाइल अमोनिया। और ये लुईस बेस है क्योंकि इसके पास एक फालतू इलेक्ट्रॉन पेयर है जो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी एक लुईस बेस होता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, और ये लोन पेयर बेटा क्या बना लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लुईस एसिड कंबाइन कर गए लुईस बेस के साथ ताकि वो क्या बना ले, कॉम्प्लेक्स। इनसे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टिव, क्योंकि वो दूसरों के साथ कंबाइन कर रहे हैं। स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो बेटा इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, पॉलीमेरिक, क्योंकि अपनी डेफिशिएंसी को, इलेक्ट्रॉन्स की कमी को ये पूरा करना चाहते हैं। कुछ कॉपी करना है तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये सब मैं हटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन। कहते हैं आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कार्बन से कि वो किस टाइप के हाइड्राइड बनाएगा? क्या ये लुईस एसिड होंगे कि लुईस बेस? जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है विद फॉर्मूला CnH2n+2, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं हाइड्रोजन के साथ, जिसके साथ इसके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड बनाता है।
तो ना तो इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की होगी, ना ही लूज करने की, इसलिए ना तो ये लुईस एसिड होंगे ना ही लुईस बेस। राइट। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैंने इसके ऊपर लास्ट क्लास के अंदर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया था। What do you understand by non-stoichiometric hydrides? Do you expect in hydrides को formed by alkali metals, क्या ऐसे hydrides alkali metals बनाएंगे? अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। तो बेटा हमने बात करी थी, अगर आपको याद हो, लैंथेनम जो है वो या तो डाइहाइड्राइड बना सकता है या फिर लैंथेनम जो है वो ट्राइहाइड्राइड बना सकता है, क्योंकि लैंथेनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है या फिर बेटा क्या होता है +3। लेकिन नेचर में जो लैंथेनम का हाइड्राइड एग्जिस्ट करता है उसका फॉर्मूला होता है LaH 2.87, मतलब द नंबर इज मोर देन 2 एंड लेस देन 3। दैट मींस इस लैंथेनम हाइड्राइड के अंदर कुछ परसेंटेज x% लैंथेनम +2 की है एंड 100 - x% बेटा किसकी है, लैंथेनम +3 की है। इस वजह से इसका फॉर्मूला इसके मॉलिक्यूलर रेशियो से मैच नहीं करता। ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स। कहते हैं हाइड्राइड्स जो डेफिशिएंट होते हैं हाइड्रोजन के अंदर, इन विच उनका रेशियो मेटल टू हाइड्रोजन फ्रैक्शन में आ जाता है, उनको हम कहते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड। ये फ्रैक्शनल रेशियो फिक्स्ड नहीं होता बल्कि चेंज होता रहता है टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। प्रोबेबली बेटा अगर आप इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगा दें या हीट कर दें तो बेटा ये रेशियो कितना हो जाएगा, LaH 2.56 और कम हो गया। इसका मतलब बेटा हाइड्रोजन एटम और कम हो गए। सर कौन से एलिमेंट ऐसे नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड बना सकते हैं, डी और एफ ब्लॉक के बना सकते हैं। सर क्यों बनाते हैं, क्योंकि बेटा इनके अंदर हाइड्रोजन एटम जो होता है वो मेटल के लैटिस के बीच में जो खाली जगह होती है उनको ऑक्यूपाई कर लेता है। तो कुछ जगहें ऑक्यूपाई हो जाती हैं, कुछ जगहें ऑक्यूपाई नहीं हो पाती, इसलिए इनका फॉर्मूला ढंग से फिक्स नहीं रह पाता। आया बेटा समझ में ये पार्ट? यस सर। अब सेकंड पार्ट, आपको क्या लगता है कि एल्कली मेटल्स ऐसे हाइड्राइड बना सकते हैं? तो आंसर इज नो। सर क्यों? एल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करना जानते हैं और दूसरों को गेन कराना जानते हैं। वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, हाइड्रोजन एटम गेन कर लेता है और इनके जो हाइड्राइड बनते हैं नेचर में वो क्या होते हैं, आयनिक। इज दैट क्लियर? इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयंस ऑक्यूपाई होल्स इन द लैटिस। सिंस एक हाइड्राइड आयन इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए बेटा जितने इलेक्ट्रॉन लूज होने चाहिए उतने ही गेन होने चाहिए। इस वजह से रेशियो मेटल और हाइड्रोजन का हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड। इसलिए बेटा इन्हें कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड। जैसे सोडियम हाइड्राइड के अंदर रेशियो बेटा कितना है, 1:1। कैल्शियम हाइड्राइड के अंदर बेटा रेशियो कितना रहेगा, 1:2। इसका मतलब ये हुआ कि एल्कली मेटल्स कभी भी नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स नहीं बना सकते। राइट। एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन, किसने बेटा कुछ पूछना है? एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन।
आपको क्या एक्सपेक्ट लगता है कि मेटालिक हाइड्राइड हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए अच्छे हैं? एक्सप्लेन करके बताइए। मेटालिक हाइड्राइड्स जो बेटा अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे डी और एफ ब्लॉक के, ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से मेटल का लैटिस एक्सपैंड होता है हीट करने की वजह से, और वो कम स्टेबल होता है। जैसे ही हम उसको हीट करते हैं फर्दर, तो वो डिकम्पोज करके हाइड्रोजन एटम रिलीज कर देता है फाइनली डिवाइडेड मेटल के ऊपर। इस वजह से हाइड्रोजन जो इवॉल्व होता है वो एज अ फ्यूल बन जाता है। सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स या उनके एलॉयज हाइड्रोजन को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आते हैं एज अ फ्यूल, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्या? हाइड्रोजन इकोनॉमी। किसी को बेटा कोई चीज पूछनी हो तो मैं ये हटा रहा हूं और मैं आपके साथ 12th क्वेश्चन के लिए एक दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अब बेटा प्रॉब्लम क्या है कि हाइड्रोजन गैस जो है बेटा वो हाईली कंबस्टिबल है, इसलिए उसको स्टोर करके रखने में और ट्रांसपोर्ट करने के चक्कर में बहुत रिस्क फैक्टर उठाने पड़ते हैं। तो यस सर। क्यों ना कोई बेटा बेटर तरीका इस्तेमाल किया जाए। तो बेटा हम क्या लेते हैं? ट्रांजिशन मेटल का क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस ऑफ ट्रांजिशन मेटल, आप चाहे डी ब्लॉक का लीजिए एफ ब्लॉक का लीजिए। इस क्रिस्टल लैटिस को बेटा हम क्या करते हैं? हीट करने से बेटा ये क्रिस्टल लैटिस पहले से थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाता है। जैसे ये एक्सपैंड करता है बेटा हम इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस एटम्स की फॉर्म के अंदर, नॉट मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर, एटम की फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाती है। और अब इसको हम क्या कर देंगे बेटा? कूल। तो बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। अब इन हाइड्रोजन एटम्स का निकलना मुश्किल हो गया। H atoms gets packed tightly। यस सर। तो बेटा रिस्क तो इसके साथ है। अगर H एटम बन जाएंगे तो रिस्क थोड़ी ना होगा। हाइड्रोजन H2 गैस बर्न करती है बेटा, H एटम बर्न नहीं करता। तो अब मैं इसको इस फॉर्म के अंदर बेटा मैं ट्रांसपोर्ट भी कर सकता हूं और स्टोर भी कर सकता हूं। सर अगर मुझे हाइड्रोजन गैस ये चाहिए हो तो बेटा आप इसको दोबारा क्या करो? वार्म। अगर आप इसको वार्म करोगे तो ये लैटिस एक्सपैंड कर जाएगा और इसमें से हाइड्रोजन गैस के एटम्स बाहर निकलना शुरू कर देंगे। सर मतलब H से H2 फॉर्म करना शुरू कर देंगे बाहर जाएंगे तो। हाँ बाहर जाएंगे तो बेटा वो आपस में कंबाइन करके H2 बना देंगे और वो H2 को हम यूज कर लेंगे एज ए फ्यूल। यस सर।
आया लॉजिक समझ में बेटा? यस सर। कॉपी करना है ये सब कुछ, वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, बट अगर आप अपने अपनी उसके लिए कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लो। तो वापस आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन है। क्या कहता है ये, जरा सुनते हैं। कहते हैं हाउ डज एटॉमिक हाइड्रोजन या ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च फंक्शन। तो ये हाइड्रोजन गैस के ऊपर बेस्ड है, तो बेटा ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। इसकी बात करते हैं अमंग अमोनिया, पानी और HF। आपको क्या लगता है कि किसका सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? बेटा जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी बेटा वो कौन है? फ्लोरीन। उसकी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट सबसे ज्यादा होगा। समझ आया बेटा? तो सिंस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो इसीलिए उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट सबसे ज्यादा है। एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन, ये बेटा काफी अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं सेलाइन हाइड्राइड्स आर नोन टू रिएक्ट पानी के साथ बड़े वायलेंटली और फायर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड एक वेल नोन फायर एक्सटिंग्विशर को ऐसे केस में हम आग बुझाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बेटा आंसर सुनिए। कहते हैं सेलाइन हाइड्राइड जैसे सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ये पानी के साथ इतने वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कि ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। बेटा इस रिएक्शन के साथ जो हीट प्रोड्यूस होती है बेटा वो हाइड्रोजन गैस को बेटा क्या करना शुरू कर देती है? बर्न करना शुरू कर देती है। मतलब हाइड्रोजन गैस को आग लग जाती है और बेटा वो इतनी ज्यादा आग होती है कि कल को अगर आपने बाय चांस कार्बन डाइऑक्साइड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रे किया तो बेटा ये जो आग है, ये जो हीट है बेटा उसके बॉन्ड्स को भी ब्रेक कर देगी, इतनी जबरदस्त होती है। तो आंसर आ जाता है नो। हम कार्बन डाइऑक्साइड एक वेल नोन फायर एक्सटिंग्विशर सेलाइन हाइड्राइड्स के पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद जो आग निकलती है उसको बुझाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आग इतनी ज्यादा होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड्स को भी ब्रेक कर देगी। आया समझ में बेटा? तो मैं आगे चल रहा हूं। तो सर फिर ऐसे केस में क्या इस्तेमाल करें इतनी जबरदस्त आग बुझाने के लिए? तो बेटा ऐसे केस में हमेशा सैंड का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा सैंड का जो बॉन्ड होता है बेटा वो इतना स्ट्रांग होता है कि ये वाली आग उस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगी। ओके बेटा? यस सर। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर, जो जो इंडिकेटेड है बेटा। पहले केस में वो कहता है कि इन हाइड्राइड्स को अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, है ना, इलेक्ट्रॉन लॉस, वो उतना ज्यादा कंडक्टिंग हो जाएगा। तो बेटा टाइटेनियम जो है वो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एज कंपेयर टू कैल्शियम, एंड बेरिलियम तो सबसे कम करेगा बेटा, क्योंकि बेरिलियम जो होता है वो नेचर में कोवैलेंट है, ये नेचर में आयोनिक है
और ये जो है वो नेचर में क्या है, मेटालिक हाइड्राइड है। ऐसे ही बेटा लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कैरेक्टर। बेटा डाउन द ग्रुप, ये दो सब एक ही ग्रुप के हैं, तो डाउन द ग्रुप आयोनिक कैरेक्टर बेटा क्या करता है, इंक्रीज करता है, इसलिए सीजियम सबसे ज्यादा है। वेरी नाइस पार्ट। कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा एनर्जी लेके टूटेगा? तो अगर बेटा हम वैल्यूज को देखें, ठीक है, तो ड्यूटेरियम का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है। तो बेटा हम इसको कैसे कहते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी इंक्रीजेस। तो सबसे स्ट्रांग बॉन्ड जो है वो ड्यूटेरियम बॉन्ड ड्यूटेरियम है, उससे कम हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन है, और फ्लोरीन का बॉन्ड फ्लोरीन के साथ सबसे कम है, सबसे वीक है। फोर्थ, सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड एंड पानी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, मतलब दूसरों को इलेक्ट्रॉन गेन कराना एंड खुद इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो बेटा सोडियम का सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इस वजह से उसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। पानी प्रॉपर तरीके से बेटा नॉन मेटालिक है नेचर में, इसलिए उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम हो जाएगी इस केस के अंदर। राइट। 17th क्वेश्चन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो हमारे कोर्स में है ही नहीं। हाँ, बट अगर पानी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेटा हम पानी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। पानी के स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होता है, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। इसकी शेप के अंदर दो लोन पेयर हैं, दो बॉन्ड पेयर हैं, है ना। तो ऑक्सीजन क्या हाइब्रिडाइज्ड हो गया, sp3, दो लोन पेयर हो गए, दो बॉन्ड पेयर हो गए, इसलिए बेटा इसकी शेप जो है वो क्या होती है, बेंट, और बॉन्ड एंगल जो है वो कितना आता है, 104.5 डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस, 104.5 डिग्री। ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन पानी हमारे कोर्स में है, तो इसलिए वेरी नाइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये 17th का पार्ट हो गया। कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑटो प्रोटोलिसिस, मतलब पानी का अपने आप प्रोटॉन देना। क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल अपने आप, ये देखिए बेटा पानी का मॉलिक्यूल अपने आप स्प्लिट करके हाइड्रोनियम आयन और साथ में क्या दे देता है, OH नेगेटिव आयन, तो इसे कहते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस। इसका एक और नाम है बेटा अपने आप आयोनाइज करना पानी का। सर इसका फायदा क्या है बेटा, इससे हमें पता लगता है कि पानी नेचर में क्या होता है, एम्फोटेरिक। क्यों? क्योंकि अगर बेस है अमोनिया तो बेटा पानी एसिड बन जाता है, और अगर HCl एसिड लोगे तो बेटा पानी जो है वो क्या बन जाता है, बेस। तो इसका मतलब है पानी एसिड और बेस दोनों एक्ट कर सकता है, इसलिए बेटा इसको हम क्या कहते हैं, ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। एक्सरसाइज का 19th क्वेश्चन कहते हैं पानी की रिएक्शंस लिखो फ्लोरीन के साथ। बेटा पानी की दो रिएक्शंस हैं फ्लोरीन के साथ, एक केस में तो वो ऑक्सीजन बनाता है साथ में 4HF, और दूसरे केस में क्या बनाता है बेटा, ओजोन साथ में 6HF।
अब वो कहता है कि क्या इसके अंदर कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, या बताइए कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन क्या हुआ, रिड्यूस। तो बेटा हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। कैसे, जरा देखो बेटा, फ्लोरीन यहां पे क्या है बेटा, 0, यहां पे क्या हो गया, -1, फ्लोरीन यहां पे भी 0 है और यहां पे क्या हो गया, -1। इसका मतलब है बेटा फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रही बात ऑक्सीजन की, -2, पानी में -2, यहां पे भी 0, यहां पे भी 0। इसका मतलब है पानी ऑक्सीडाइज कर रहा है और वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ कॉपी करना है बेटा तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। बात करते हैं एक्सरसाइज के 20th क्वेश्चन की। कहते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के अंदर ये नहीं है क्योंकि H2O2 के साथ है, ये भी नहीं है, H2O2 के साथ है। कैल्शियम पानी के साथ बेटा क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम नाइट्राइड पानी के साथ क्या बनाएगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ में अमोनिया दे देगा। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा 2, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 3। तो कुल मिला के आपके पास हाइड्रोजन को करना पड़ेगा बैलेंस और ऑक्सीजन को। तो ये कितना हो गया, 6। तो आपको बेटा यहां पे लगाना पड़ेगा 6। एल्यूमिनियम क्लोराइड पानी के साथ क्या दे देगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, साथ में HCl। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप लगाएंगे यहां पे 2, यहां पे 3, तो आपकी रिएक्शन जो है ये आ गया 2। तो एल्यूमिनियम कितना हो गया, 6, क्लोरीन कितना हो गया, 6। तो हमने यहां पे लगा दिया 6। क्लोरीन भी हो गया बैलेंस, एल्यूमिनियम भी हो गया बैलेंस, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 and 6 12। ये रिएक्शन बैलेंस क्यों नहीं हो रही, AlOH होल थ्राइस प्लस HCl। तो 3HCl, यहां पे 3 आ गया, हाँ ठीक है, मैंने गलत कर दिया था। तो ये आ जाएगा AlOH होल थ्राइस प्लस HCl। तो ये आ गया 3, यहां पे कुछ नहीं आएगा, ये आ गया। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। एक्सरसाइज का 21st क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन फॉर्म ऑफ आइस। बेटा आपने पढ़ा था, मैंने भी पढ़ाया था आपको, आइस के अंदर 2 O बॉन्ड H कोवैलेंट होते हैं, प्लस इसके अंदर 2 O बॉन्ड H कौन से आते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिनकी वजह से वैकेंट स्पेसेस
बेटा क्या कर जाते हैं, इंक्रीज, डेंसिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज, हेंस आइस जो है वो फ्लोट करती है किसके ऊपर, पानी के ऊपर, राइट। तो ये हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर। नाइस क्वेश्चन। एक्सरसाइज का 22nd क्वेश्चन कहता है व्हाट कॉजेस टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस। अगर तो आपके पास बाइकार्बोनेट्स हैं कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, तो टेम्परेरी हार्डनेस होगी। लेकिन अगर आपके पास कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड्स हैं या सल्फेट्स हैं, तो बेटा वो क्या कॉज करते हैं, परमानेंट हार्डनेस कॉज करते हैं, राइट। तो कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने टॉपिक के फॉर्म के अंदर भी किया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट सिंस इसकी लेंथ काफी बड़ी है, एक्सप्लेनेशन इसके अंदर काफी ज्यादा है, तो टीचर्स अवॉइड करते हैं पूछने में। कहते हैं डिस्कस द प्रिंसिपल और मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर बाय सिंथेटिक आयन एक्सचेंज मेथड। आपको बताया था कि सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड में दो टाइप होते हैं। पहले तो कैटायन एक्सचेंज होता है थ्रू कैटायन एक्सचेंज रेजिन, है ना, और कैटायन कौन सा होता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन को हम H पॉजिटिव में बदल देते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है, एनायन एक्सचेंज रेजिन, इसके अंदर क्लोराइड या सल्फेट को हम किससे एक्सचेंज कर देते हैं, OH माइनस से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन। ये होते क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड के जनरल फॉर्मूले ये होते हैं जहां पे हम R ग्रुप जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक बहुत ही बड़ा हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क होता है। ये जो ग्रुप्स होते हैं इनके अंदर H पॉजिटिव आयंस अटैच्ड होते हैं जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को रिप्लेस कर देंगे जो हार्ड वाटर में होते हैं। तो जब हम हार्ड वाटर को कैटायन एक्सचेंज रेजिन से पास करते हैं तो कैल्शियम आयंस को वो हटा देते हैं और इनके साथ डिपॉजिट हो जाता है और हार्ड वाटर में कैल्शियम आयन रिमूव होकर कौन आ जाता है, H पॉजिटिव आयन। कैटायन एक्सचेंज रेजिन से पास करने के बाद अब हम हार्ड वाटर को कहां से पास करते हैं, एनायन एक्सचेंज रेजिन से। आप कोई भी ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला या सल्फोनिक एसिड ग्रुप वाला। एनायन एक्सचेंज रेजिन से पास करेंगे तो जो Cl माइनस आयन या सल्फेट माइनस आयंस है वो इनके साथ ज्वाइन हो जाएंगे और हमारे हार्ड वाटर में अब कौन से आयंस आ जाएंगे, OH नेगेटिव। अगर देयर इज नो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन एंड Cl माइनस और SO4 आयन, तो बेटा वाटर हार्ड नहीं होता। हमने ये आयंस को एक्सचेंज कर दिया बाय पासिंग हार्ड वाटर थ्रू बेड ऑफ कैटायन एक्सचेंज रेजिन और बेड ऑफ एनायन एक्सचेंज रेजिन। फाइनली इनको कंबाइन करके हमारे पास जो पानी आता है उसको हम डी आयोनाइज्ड या फिर डी मिनरलाइज्ड वाटर कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एसेंशियल मिनरल्स नहीं होते। आई होप समझ में आ गया बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं राइट डाउन द केमिकल इक्वेशंस टू शो पानी का एम्फोटेरिक नेचर। आप देख लीजिए अमोनिया बेस है,
पानी एसिड है, रिएक्ट करके कंबाइन करके सॉल्ट बना रहे हैं। HCl एसिड है, पानी बेस है, तो देखो रिएक्ट करके H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आए। तो हम देख सकते हैं रिएक्शंस के अंदर कि पानी जो है वो एसिड और बेस दोनों रिएक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन किसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है। 25th क्वेश्चन कोर्स में नहीं है। 26th क्वेश्चन कहता है व्हाट इज मेंट बाय डीमिनरलाइज्ड वाटर एंड हाउ कैन इट बी ऑब्टेन्ड। ऐसा वाटर जिसके अंदर कोई भी कैटायन और एनायंस नहीं होते उसको आप डीमिनरलाइज्ड वाटर कहते हो। ये हमें तब मिलता है जब हम हार्ड वाटर को पहले कहां से पास करते हैं, कैटायन एक्सचेंज रेजिन, और बाद में कहां से पास करते हैं, एनायन एक्सचेंज रेजिन से। ये अच्छे क्वेश्चन है। कहते हैं इज डीमिनरलाइज्ड या डिस्टिल्ड वाटर यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, तो आंसर है नो, नॉट यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। सर क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी यूजफुल मिनरल्स नहीं होते। हमारे घरों में जो पानी आता है उसके अंदर गवर्नमेंट एसेंशियल मिनरल्स ऐड करती है ताकि वो पीने लायक हो, तब हमको उसको पीना, तब हम उसको पीते हैं। तो या तो वो उसके अंदर ऐड करते हैं या फिर अंदर से इम्प्योरिटीज को क्या करते हैं, वो रिमूव करते हैं। 28 क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द यूजफुलनेस ऑफ वाटर इन बायोस्फीयर एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। बायोस्फीयर में आप जानते हैं कि वाटर इकोलॉजिकल बैलेंस को क्रिएट करता है, मेंटेन करता है, एक साइकिल है पानी की जिसकी वजह से पूरे नेचुरल प्रोसेसेस जो हैं वो अकर करते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम जैसे हमारी बॉडी के अंदर वाटर इज द ओनली मीडियम जिसके अंदर सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो ये पानी का होना भी बहुत जरूरी होता है। बेटा कुछ कॉपी करना है, अंडरलाइन करना है तो कर लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। हम बात करते हैं 29th क्वेश्चन की। कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज पानी की उसको अच्छा सॉल्वेंट बनाती हैं, तो वो है बेटा पानी का वेरी हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और पानी का डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होता है 1.84 dy। ये दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पानी को एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट बनाती हैं। इसके अलावा बेटा जो तीसरी प्रॉपर्टी आती है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आयन डाइपोल इंटरैक्शंस या सॉल्वेशन एनर्जी की वजह से आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। तो वही क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि किस टाइप के कंपाउंड्स पानी में डिसॉल्व होते हैं और कौन से हाइड्रोलाइज होते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पानी में डिसॉल्व होते हैं क्योंकि उनकी इंटरैक्शन या उनकी सॉल्वेशन आयंस की बहुत ज्यादा होती है। और बहुत सारे कोवैलेंट कंपाउंड्स डिसॉल्व इसलिए होते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, और इस रीजन की वजह से बेटा पानी जो है वो क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। लेकिन सर हाइड्रोलाइज कौन करता है? बेटा इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन। मैंने बेटा पहले भी बताया था कि हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी के अंदर H पॉजिटिव या OH नेगेटिव के साथ इंटरैक्ट करना, और हाइड्रेशन का मतलब होता है बेटा पानी ऐड करना। तो अगर कोई भी कंपाउंड पानी के अंदर H पॉजिटिव या OH नेगेटिव के साथ इंटरैक्ट करता है विद द एनायन या विद द कैटायन, ठीक है ना, विद द सॉल्ट रिस्पेक्टिवली, तो वो बेटा क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज। जैसे बेटा इस रिएक्शन को देखो,
इसके अंदर सोडियम आयन है और कार्बोनेट आयन है। अब बेटा पानी भी है, पानी के अंदर बेटा कौन है, H पॉजिटिव है और कौन है OH नेगेटिव। तो बेटा सोडियम आयन पानी के OH नेगेटिव के साथ कंबाइन कर जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और कार्बोनेट आयन जो होता है बेटा वो पानी के अंदर H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड दे देता है। मतलब पानी का एक हिस्सा कोई ले गया, दूसरा पार्ट कोई ले गया, इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। लेकिन हाइड्रेशन क्या होता है, कहते हैं एडिशन पानी का, उसके आयंस का या उसके मॉलिक्यूल्स का, ताकि वो हाइड्रेटेड आयंस बना सके या हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बना सके। हाइड्रेटेड आयंस क्या होते हैं, जब आप नमक को पानी में डालते हो तो वो Na पॉजिटिव आयंस देता है और Cl नेगेटिव आयंस देता है। इनसे वो एक एनर्जी रिलीज करते हैं जिनको हम कहते हैं बेटा सॉल्वेशन एनर्जी या एंथैल्पी। या फिर कॉपर सल्फेट एक कलरलेस पाउडर है, लेकिन जब आप उसको पानी के साथ अटैच करते हो तो वो ब्लू कलर का बन जाता है। तो ये होता है बेटा हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, कि पानी जो है वो सॉल्ट के साथ कंबाइन करके। तो अब अगर आपको बेटा हाइड्रोलिसिस समझ में आ गया तो यहां पे आप देखिए क्या हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि पानी के अंदर वो OH नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड पानी के अंदर H पॉजिटिव आयंस के साथ कंबाइन करके सल्फ्यूरस एसिड बना रहा है, और कैल्शियम हाइड्राइड पानी के साथ रिएक्ट करके पानी के OH नेगेटिव आयंस के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट, आई होप आपको समझ में आया ये। Yes, sir. एक्सरसाइज का 30th क्वेश्चन करते हैं। ये कहते हैं कि आप प्रॉपर्टीज जानते हो पानी की भी, हैवी वाटर की भी। आपको क्या लगता है कि अगर पानी ना हो तो हैवी वाटर हम पी सकते हैं? तो बेटा हैवी वाटर इज वेरी मच इंजीरियस टू ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स, क्योंकि ये हमारी स्पीड, रिएक्शंस की स्पीड को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। इसलिए ये लाइफ को सपोर्ट नहीं करता जो ऑर्डिनरी पानी कर सकता है। इसीलिए हैवी वाटर हम नहीं पी सकते। बेटा कोई चीज कॉपी करनी है तो ये सब मैं हटा रहा हूं। बात करते हैं एक्सरसाइज के 32nd क्वेश्चन की। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं हाउ कैन सलाइन हाइड्राइड्स पानी के ट्रेसेस रिमूव करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। अभी हमने पढ़ा कि सलाइन हाइड्राइड्स पानी के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। अब देखो सलाइन हाइड्राइड जैसे सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड पानी के साथ रिएक्ट करके अपने कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इसलिए ट्रेसेस ऑफ पानी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ प्रोड्यूस होते हैं वो आराम से रिमूव हो जाते हैं बाय डिस्टिलिंग देम ओवर सलाइन हाइड्राइड। तो अगर किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन के साथ पानी बन रहा है तो बेटा उसको हटाने के लिए हम सलाइन हाइड्राइड के ऊपर उसको पोर करते हैं, ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब करके रिएक्ट करा के हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करा के एटमॉस्फेयर में एस्केप करा दे। पीछे क्या रह जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड इज लेफ्ट, जो आराम से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा ऑल्टरनेटिवली
ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर पानी के ट्रेसेस होते हैं कैन बी ड्राइड बाय प्लेसिंग देम इन अ डेसिकेटर जिसके अंदर सेलाइन हाइड्राइड होते हैं एट द बॉटम फॉर फ्यू आवर्स या फिर ओवरनाइट। तो वो सारा पानी उसमें से क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे, हाइड्रोजन गैस एस्केप करा देंगे, वो बाहर चली जाती है। एक्सरसाइज का 33rd क्वेश्चन कहते हैं डू यू एक्सपेक्ट नेचर ऑफ हाइड्राइड्स फॉर्म बिटवीन एटॉमिक नंबर 15, 19, 23, 44 with dry hydrogen and compare the behavior। बेटा एटॉमिक नंबर 15 फॉस्फोरस का होता है, वो कोवैलेंट हाइड्राइड बनाएगा, फॉर्मूला क्या है PH3। एटॉमिक नंबर 19 पोटेशियम का होता है, तो वो एल्कली मेटल है, तो वो सलाइन हाइड्राइड या आयनिक हाइड्राइड बनाएगा। 23 एटॉमिक नंबर ट्रांजिशन मेटल का है, तो वो इंटरस्टिशियल या मेटालिक हाइड्राइड बनाता है। एटॉमिक नंबर 44 एक ऐसे ट्रांजिशन मेटल का है जो हाइड्राइड बनाना पसंद नहीं करता, क्योंकि इनके बीच में क्या आ जाता है, हाइड्राइड गैप। अब ये हाइड्राइड गैप क्या होता है जरा लिखिए वहीं पे साइड में। metals of group 8, 9 and 10 do not react with hydrogen to form hydrides, इसीलिए इस गैप को हम कहते हैं बेटा हाइड्राइड गैप। इसमें ग्रुप 7 भी आ सकता है वैसे, अगर कोई इंट्रोड्यूस करना चाहे। इनफैक्ट आप ऐसा कीजिए, आप 10 को मत लिखिए, आप 7, 8, 9 कर लो, 7, 8, 9। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7, 8, 9 जो होते हैं बेटा, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करते, इसलिए तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 16 से लेके 10 के बीच में एक गैप आता है जिसको बेटा हम कहते हैं हाइड्राइड गैप। अब वो कहता है कंपेयर बिहेवियर टूवर्ड्स वाटर। सिर्फ सलाइन हाइड्राइड्स होते हैं बेटा जो पानी के साथ रिएक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, बाकी कोई भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। आप लिख लीजिए बेटा, एक कॉपी कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट के हमारे ये क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज का 34th क्वेश्चन है, कहता है आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कैसे प्रोडक्ट बनेंगे सॉल्यूशन के अंदर जब एल्युमिनियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड जो है वो अलग अलग नॉर्मल एसिडिफाइड वाटर और अल्कलाइन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा सा है, बड़ा वियर्ड सा भी है, हालांकि इसके बारे में ज्यादा कुछ हमारे पास नहीं है, पर मैं आपको अभी इसका आंसर थोड़ा बहुत लिखवा दूंगा, ठीक है। 35th कहता है कि हाउ डज H2O2 बिहेव एज अ ब्लीचिंग एजेंट, बेटा वो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। 36 कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग, हाइड्रोजन इकोनॉमी आप नोट्स में देख सकते हैं। हाइड्रोजनेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हालांकि ये भी इस साल कोर्स में नहीं है,
सिन गैस कोर्स में नहीं है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी नहीं है, और फ्यूल सेल भी नहीं है। तो प्रॉपर अगर हम देखें तो 36 क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन इकोनॉमी है जो कोर्स का पार्ट है, जो आपको नोट्स में मिल जाएगा। रही बात क्वेश्चन नंबर 34 की, जिसको हम अब कर रहे हैं। हालांकि ज्यादा कुछ खास एनसीईआरटी ने इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है, बट हमारे कोर्स का पार्ट है तो हम कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि पानी जो है वो हमें 3 फॉर्म्स में मिलता है। एक जो नॉर्मल वाटर होता है, ठीक है, दूसरा एसिडिफाइड वाटर होता है जिसके अंदर पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, तीसरा एल्कलाइन वाटर है जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है। 2 कंपाउंड उन्होंने हमें दिए हैं, AlCl3 और KCl। AlCl3 थोड़ा बहुत नेचर में बिहेवियर में कोवैलेंट है, और KCl जो है वो नेचर में क्या होता है, आयनिक। और ये किसका बना होता है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। इज दैट क्लियर? ऐसे ही AlCl3 जो है बेटा वो किसका बना होता है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। वीक बेस कौन हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो जाता है बेटा, HCl हो जाता है। तो KCl का तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। KCl सॉलिड है बेटा, आयोनिक कंपाउंड है, आप उसको पानी में डालते हो तो बेटा वो कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस दे देगा, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। समझ में आया? तो वो क्या दे देगा, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस दे देगा। तो यहां पे क्या हो गया, KCl only dissociates to give corresponding ions। तो आप ठीक, स्क्रीन नहीं नो हाइड्रोलिसिस। बच्चों मेरी स्क्रीन नजर आ रही है बच्चे सबके साथ? यस सर। तो बेटा आपका नेट स्लो होगा। तो KCl जो है वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता, वो सिंपली क्या करता है बेटा, डिसोसिएट करता है। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ओ एल्यूमिनियम क्लोराइड की। पानी के साथ रिएक्शन, जो बेटा कौन सा पानी है, नॉर्मल वाटर है। तो नॉर्मल वाटर में ये क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, साथ में ये क्या दे देगा बेटा, HCl। तो अगर आप देखें तो ये रिएक्शन जो है वो क्या हो गई, हाइड्रोलिसिस। इसको हमने बैलेंस कर दिया। तो नॉर्मल वाटर में एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है बेटा वो क्या शो कर रहा है, हाइड्रोलिसिस। एल्यूमिनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। इसीलिए बेटा एसिडिफाइड वाटर के अंदर ये डिसोसिएट करेगा टू गिव एल्यूमिनियम आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस। तो नॉर्मल वाटर में ये हाइड्रोलाइज कर रहा है, एसिडिफाइड वाटर में एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो क्या कर रहा है बेटा, डिसोसिएट कर रहा है। ठीक है, और अब देखिए बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस,
तो ये एल्कलाइन पानी के अंदर एल्कलाइन पानी को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, क्योंकि उसके अंदर OH नेगेटिव आयंस ज्यादा होंगे। बेटा ये क्या बनाता है? टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट आयंस। साथ में ये दे देगा Cl-। तो ये कौन से आयंस हो जाएंगे? आप इनको सिर्फ एल्यूमिनेट आयंस लिख दीजिए, वो भी बहुत है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कैसे अलग अलग टाइप ऑफ वाटर के अंदर एक सॉल्ट डिफरेंट रिएक्शंस जो है वो शो करता है। लेकिन वो सॉल्ट की प्रॉपर्टी भी जानना बहुत जरूरी है कि वो सॉल्ट किस फॉर्म का है। क्या वो सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है? हालांकि ये कॉन्सेप्ट हम क्लास 11 का चैप्टर है इक्वी, उसमें पढ़ेंगे। तो सिर्फ इतना है कि न्यूट्रल सॉल्ट जो होते हैं वो हमेशा डिसोसिएट करते हैं पानी के अंदर, लेकिन एसिडिफाइड सॉल्ट्स या बेसिक सॉल्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग पानी में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। किसी में वो हाइड्रोलाइज होते हैं, किसी में वो डिसोसिएट होते हैं, और किसी केस के अंदर वो क्या होते हैं बेटा? सॉल्युबल होते हैं। तो ये हम इक्वी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज हमने पूरा चैप्टर जो है ये वाला खत्म कर लिया है। आपको जो कॉपी करना है इसमें से कॉपी कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको हमारा ये वाला लेक्चर पसंद आया, अच्छा लगा। हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के जो हमारे इस साल कोर्स का पार्ट थे हमने कवर कर लिए हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इन लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने क्वेश्चन आंसर्स को अरेंज कर सके। मैंने बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपके लिए लिखे हैं और लिखवाए हैं ताकि आपको ज़्यादा डिटेल जो है वो एक्सप्लेन ना करनी पड़े। इसके अलावा आपको अगर हमारे लेक्चर्स के रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थंबनेल पे हमारे फ़ोन नंबर्स आते हैं जिनमें आप हमारे अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। हम ज़रूर उनको एज सुन एज पॉसिबल क्लैरिफाई कर देंगे। Thank you for watching our lecture. See you soon again. Take care, study hard. Bye bye from School of Science.